तो हल्ला बोल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्य मुद्दा यह है कि दिल्ली का किस्मत वाला कौन, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया अपना, उसके बाद सवाल था कि क्या मोदी किस्मत के धनी है। तो 81% कह रहे हैं हां और 19वीं सदी कह रहे हैं नहीं। इसके दो मायने हैं, एक ये कि हां वाकई में किस्मत के धनी, और दूसरे कि क्या किस्मत से ही सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान है सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सीधे सबसे पहले योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का यह बयान कि वो किस्मत के धनी हैं, प्रधानमंत्री का यह कहना, और एक सुधांशु त्रिवेदी का यह कहना है कि लाइटर वेन में कहा गया स्टेटमेंट है, उसको इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिवली नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी कि एक नसीब वाला होना क्या गलत बात है? आपकी टिप्पणी इस पर। माफ कीजिएगा, देरी से जुड़ा मैं आपके साथ। सुधांशु जी की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था फोन पे। सुधांशु जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें 3 आपत्ति की चीजें हैं। पहला तो शुद्ध अहंकार है। 10 महीने आपको आए हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आप अपने आप को नसीब वाला कह रहे हैं। इसका मतलब क्या ये है कि आपको लगने लगा है कि नसीब आपके साथ है? इस देश में तमाम तरह की आपदाएं होती रहती हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, भगवान न करे कल को कुछ इस देश में हो जाए, प्रधानमंत्री उसकी जिम्मेवारी लेंगे? दूसरा, इसमें चालाकी है। विनोद व्यंग अच्छी चीज है, कटाक्ष होता है, लेकिन गंभीर लोग उस विनोद व्यंग कटाक्ष के बाद एक गंभीर उत्तर भी देते हैं। प्रधानमंत्री ने गंभीर उत्तर क्या दिया? दुनिया में पेट्रोलियम का दाम गिरा, लेकिन आपने हिंदुस्तान के लोगों के पेट्रोल के दाम न गिराए। इसका उत्तर क्या है, ये तो बताइए ना। और तीसरा, इसके पीछे घबराहट है। घबराहट ये है कि अंततः आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास और कोई तर्क नहीं है, मैं किस्मत का धनी हूं, इसलिए मुझे वोट दीजिए। यानी कि मेरे पास दिखाने को परफॉर्मेंस नहीं है, मैंने जो तर्क का इस्तेमाल किया। मोदी जी की बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सर एक क्विक रिएक्शन, आपने जो बात बोली है, भाषण और भड़काऊ भाषण से नहीं चलता। इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, मैं एक बार पुनः अपना वो वाक्य दोहराकर, और मेरा यह अनुरोध रहेगा कि कृपया मुझे थोड़ा एक बिल्कुल बोलने दें। देखिए, पहले पुनः मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि उन्होंने यह बात विनोदपूर्ण कटाक्ष यानी एक लाइट नोटेड सरकाज़्म में कही है। फिर भी आप उसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं सरकार ने कर्म क्या क्या किए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों के हितों के लिए WTO में बाली समझौते के विरुद्ध खड़े होने से लेकर गरीबों के हितों के लिए जनधन योजना तक, स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक सरोकार से शुरू करके RBI का मध्य वर्ग के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने तक, और पाकिस्तान को दृढ़तापूर्वक जवाब देने से लेकर काले धन पर SIT गठित करके G20 के प्रस्ताव में शामिल करवाने तक एक नहीं अनेक कर्म उन्होंने किए हैं। दूसरी बात, मैं यह भी कहना चाहता हूं, यदि भाग्य की बात कहें तो सबसे ज्यादा भाग्य अगर साथ दिया है तो कांग्रेस के नेताओं का भाग्य ने साथ दिया है। सर मैंने आपसे कहा था, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मगर भारत मैं आपको बस क्षण भर के लिए रोकना चाहता हूं, बस क्षण भर के लिए। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कई सारी चीजें गिनाई हैं। आज कई सारी चीजों के सवालों के जवाब मांगे गए प्रधानमंत्री से। एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम वो यहां पर वो 3 विंडो फॉर्मेट में कि किस तरीके से क्या क्या सवाल विपक्ष ने उठाए। और प्रियंका, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, उसका भी मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगा। सुधांशु जी, एक बार जनता देखे वो सामने। के पीछे सौदे होते हैं, जनता को धोखा देकर के पर्दे के पीछे दोस्ती कर करके सरकार बनाई जाती है, और अब जब चुनाव आया तो इन दोनों दलों के बीच में एक स्पर्धा चल रही है। रोज सुबह उठ करके तय करते हैं कि आज कौन सा बड़ा झूठ फेंका जाए। आज सनसनी पैदा हो ऐसी कौन सी खबर को लाया जाए ताकि टीवी मीडिया में कुछ जगह हमारी भी बन जाए। भूमि अधिग्रहण कानून को हमने क्यों इस कानून को लगाया? किसी की जमीन बिना मालिक की सहमति और सही मुआवजा के बिना ना ली जा सके। लेकिन मोदी सरकार ने उन्होंने क्या किया? मोदी सरकार ने क्या किया? ऑर्डिनेंस के जरिए किसी की भी जमीन कब्जा करने का रास्ता
खोल दिया। 15 साल से कांग्रेस ने दिल्ली को लूटा। पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस को उठा के फेंक दिया। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बीजेपी को भारी बहुमत दिया। बड़ी उम्मीद थी बीजेपी से कुछ करेगी, बड़ी आस लगाई थी लोगों ने कुछ करेगी। आज 7 महीने के बाद मैं जब पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं तो लोग कह रहे हैं जी धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। सुधांशु जी, सवाल नंबर 1, भूमि अधिग्रहण बिल ऑर्डिनेंस लाके किसानों की जमीन पर कब्जा करने का रास्ता खोल दिया। सवाल नंबर 2, झुग्गियां तोड़ी गई हैं जगह जगह, यह कहा गया है, जगह के नाम भी बताए गए हैं दिल्ली में। सवाल नंबर 3, नारी सुरक्षा की बात की जा रही है, लेकिन 30% वृद्धि हुई है छेड़खानी और बलात्कार के मामलों में पिछले 7 से 9 महीनों में आपकी सरकार के दरमियान। जवाब आपका। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण कानून के संदर्भ में 1892 का बना हुआ लॉर्ड डफरिन और एल्गिन के जमाने के बने हुए बिल को इनको 60 साल में कभी बदलने की जरूरत नहीं महसूस हुई। आखिरी के 2-3 महीने में बदलने की जरूरत महसूस हुई थी। दूसरी बात, उसके अंदर यदि कोई ऐसे प्रावधान हैं, हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं, परंतु साथ ही साथ विकास की गति को भी उसमें सहजता से एक गति मिल सके, इसकी भी व्यवस्था करना चाहते हैं, क्योंकि हम वैश्वीकरण के जमाने में हैं, जहां पर कि यदि भूमि हमारे यहां नहीं मिली तो आदमी चाइना, मलेशिया या साउथ अफ्रीका जाने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि आज का कोई एक राष्ट्रीयकरण का जमाना है कि उसे जमीन सिर्फ और सिर्फ भारत में ही चाहिए। तो इन दोनों के मध्य सामंजस्य बिठाने का हमारा प्रयास है। किसानों के हितों के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध और कटिबद्ध भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कोई सुधांशु। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, मैं आ रहा हूं प्रियंका आपके पास। हाँ जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं एक बात, ये मेरा निजी विचार है, इसको आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट ना करिए। भाई, कांग्रेस हमसे ये प्रश्न पूछ रही है, अगर आप पूरा इतिहास उठा के देखें, सबसे ज्यादा किस्मत इनके नेताओं ने साथ दी है। सर मेरा नारी सुरक्षा की बात हो रही है। 30% छेड़खानी और बलात्कार के मामले बढ़े, झुग्गियां टूटी हैं, इस पे जवाब नहीं दिया आपने। उसका एक विषय, इसका भी मैं उत्तर दे रहा हूं। बताइए। जो महिला सुरक्षा संबंधी कानून में बदलाव हुआ है, उन प्रावधानों के बदलाव के कारण उसका एफआईआर दर्ज होना और वो तमाम चीजें उस परिधि में आ गई जो कि पहले महिला छेड़खानी और इन चीजों की परिधि में नहीं आती थी। इस कारण से भी इस व्यवस्था में, आप याद करिए, कब पास हुआ? पिछले साल जनवरी में तो पास हुआ ना। वो इफेक्टिव कब हुआ? प्रैक्टिकली जब हमारी सरकार आई है उसके बाद इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसे उसके अंदर माइनर प्रावधान है जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे, अब वो महिला अपराध की श्रेणी में आने लगे हैं। इस कारण से आपको संख्या बढ़ी हुई लगती है। यह तथ्य भी प्रबुद्ध लोगों को समझना चाहिए। प्रियंका, अगर बात की जाए कांग्रेस की सरकार की भूमि अधिग्रहण बिल पर, आज सोनिया गांधी स्टेटमेंट दे रही है, लेकिन उसमें ज्यादातर अमली जामा तो आपकी सरकारों के दरमियान लगा है। सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी और सुधांशु जी को याद दिलाना चाहूंगी, ये बिल पास होने से पहले भी सारी ऑपोजिशन पार्टीज को साथ में लेकर एक कमेटी बनाई थी, सारे पॉइंट्स रेज किए गए थे, जो भी रिविजन्स होने थे सब रिविजन्स हुए थे, जिसमें बीजेपी बिल्कुल उसमें शामिल थी, अग्री हुआ था, तब ये बिल पास हुआ था। ऐसा क्या इनको जल्दी मची कि सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं और ऐसे चेंजेस किए हैं जो किसानों पे भारी पड़ेंगे। किसान एमएसपी के लिए रोज रो रहे हैं, किसान यूरिया के लिए रोज रो रहे हैं, ये सरकार उसके बारे में चुप बैठी है। दूसरी चीज कहूंगी, आपने कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पढ़ने का मौका मुझे भी दिया जाए। उसमें कहा है, ये सुजॉय जी लिखते हैं, किस्मत से धनी होगी ये सरकार पर दिमाग से गरीब है ये सरकार और लोगों के हित में काम करने वाली नहीं है ये सरकार। योगेन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहां पर मैं अलग अलग ट्वीट आ रहे हैं, सुधांशु जी के लिए भी कुछ ट्वीट है। यहां पर सीधा सीधा सवाल यह है कि आज नारी की सिक्योरिटी की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, सोमनाथ भारती का एग्जाम्पल अपने सामने है। आपने बिजली के बिलों की बात की, 401 यूनिट से नीचे वालों को आधे बिजली के रेट नहीं हुए थे, सिर्फ 35% फायदा हुआ था। यह बकायदा आरटीआई का है और यह दिल्ली का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन सारे आंकड़ों की बात की जाए तो सीधे सीधे आरोप लगता है कि अरविंद जी जो आज आरोप लगाते हैं, खुद अगर अपने दामन में देखें तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। ये आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि शायद आपको हमारा मैनिफेस्टो पढ़ने का मौका नहीं मिला था। हमारे मैनिफेस्टो ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा था किस स्लैब में हम 50% करेंगे, किस स्लैब में हम कितना करेंगे, हमने लिखा था और हमारी सरकार ने जो किया वो अक्षर। सर, आपका मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है, मैं आपका मैनिफेस्टो पढ़ के बताता हूं। एक मिनट सर। बिल्स टू बी रिड्यूस्ड बाय हाफ, सीएजी ऑडिट ऑफ पावर डिस्कॉम्स। ये सीएजी ऑडिट कब होगा? आपके मैनिफेस्टो में किसी भी चीज को लेकर, कोई भी चीज को लेकर तारीखों का नाम है ही नहीं, कोई भी डेडलाइन है ही नहीं। सर,
मेरे दोस्त, आप मुझे बता रहे हैं हमारी सरकार ने पिछली बार क्या किया था, और मैं आपको बता रहा हूं पिछली बार हमारा मैनिफेस्टो क्या था। आप कृपया करके हमारी पिछली बार का मैनिफेस्टो पढ़ें। हमारे मैनिफेस्टो में अक्षरतः वही लिखा था जो हमने किया है। इस बार हमने पूरे में हाफ का वायदा किया है, इस बार हम एग्जैक्टली वो करेंगे। आप हमारी आज की सरकार के, आज के हमारी मैनिफेस्टो को हमारी पिछली सरकार की, मैं आपके अगर आज के मैनिफेस्टो पे सवाल पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके इस मैनिफेस्टो में डेडलाइंस क्यों नहीं है? क्या आप इस मैनिफेस्टो में हमें यह बता सकते हैं, हमारी जनता को, कि इसमें डेडलाइन क्यों नहीं है? क्या आप यह बता सकते हैं कि आपके पास पैसा कहां से आएगा? जब कुल बजट 36,500 करोड़ कुछ होता है तो आपका जो आंकड़ा निकल रहा है उससे तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। पहली बात, आप में से किसी ने वो आंकड़ा बनाया नहीं है। मैं जानना चाहूंगा, किसी गंभीर अर्थशास्त्री को बैठाइए, आप आंकड़ा निकालिए और हम इसके ऊपर बात करते हैं। आपके अनुमान अनुसार कितना आंकड़ा होगा? तक एक्सरसाइज की है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली का 36 से 40 हजार करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है, और ये सारी चीजें उस बजट के भीतर संभव हैं। हमने इस पे एक्सरसाइज की है, इकोनॉमिस्ट लोगों को बैठाया है, 4 महीने हम इस पे एक्सरसाइज किए हैं। आप भी उसे पढ़ लीजिए, उस पे बात करेंगे। सर एक बात है, आपने एक्सरसाइज तो बहुत की होगी, लेकिन एक पॉइंट है, जाहिर सी बात है, आपने अगर मैनिफेस्टो बनाया तो उसमें बहुत एक्सरसाइज की होगी। जी, क्योंकि होता है कि आप 4-5 सवाल दाग देते हैं, मैं एक का उत्तर देता हूं और आप कहते हैं आप दूसरे से बच रहे हैं। सोमनाथ भारती जी का मामले में दोनों तरफ महिलाएं थी। कृपया याद कीजिए, एक तरफ अफ्रीकी महिलाएं थी, दूसरी तरफ उस मोहल्ले की भारतीय महिलाएं थी। महिलाओं ने जाके उनके साथ शिकायत की थी कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, हम इस मोहल्ले में रह नहीं सकते, कृपया हमें बचाइए। और यदि आपको इस पे विश्वास ना हो तो आज आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को भेज के उस मोहल्ले की महिलाओं का पुलिस ने फिजूल में उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल कर दी, आपको पता लग जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये 2 तरफ की महिलाओं का मामला था, ये पुरुष विरुद्ध महिला मामला नहीं था। इधर भी महिला थी, उधर भी महिला थी। अब आपको लग सकता है कि एक केस बेहतर था, दूसरा केस सही था, ये बात जज तय कर देंगे। की बात करते हैं और महिलाओं के हित को लेकर या महिलाओं की आवाज नहीं सुनते हैं, तो आम आदमी पार्टी जितने भी अब वायदे कर लें, उनको 50 दिन दिल्ली की जनता ने दिए और देखा किस तरीके से आपने काम किया। सोमनाथ भारती खिड़की का जो काम है वो आज तक महिलाएं नहीं भूल पाई हैं। योगेंद्र जी, ये आपको कबूल करना होगा। और जो महिलाएं जो आपकी पार्टी की छोड़ कर जा रही हैं, वो भी आप पे ये आरोप लगा रही हैं। योगेश जी, रिएक्शन मैंने आपका। तो न्योता दिया है ना कि आज तक के कॉरेस्पॉन्डेंट को भेज लीजिए उस इलाके में, उस इलाके की केवल महिलाओं से पूछ लीजिए कि सर पुलिस ने बकायदा उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं, चार्जशीट दाखिल की है और उनके ऊपर थोड़े से संगीन मामले हैं, ये ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन। मैं आपको 2 बात याद दिला दूं। सर मैं एक बार एक क्विक रिएक्शन ले लूं सुधांशु जी का। मैं एक बार सुधांशु जी बताएं। जो बात योगेंद्र जी कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं। यदि उस जगह पर कानून तोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल प्रभावी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु यह कार्य तो मंत्री के रूप में आप सरकारी स्तर से प्रोसेस इनिशिएट करके कर सकते थे। वहां पर जाकर मीडिया लेकर ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों थी? और मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, उसका समर्थन सबसे पहले किस राजनीतिक दल ने किया था? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव। सर मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, क्योंकि और वो भी आप यही दोनों ने जो करते पॉइंट हैं। रखे, ब्रेक पर जाना, और ब्रेक पर जाने से पहले इस भाग को सिर्फ 2 ट्वीट पढ़ के तुरंत समेशन करना चाहूंगा। सर मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। अभी अमित कुमार ने ट्वीट किया है कि अगर किस्मत वाले देश चला रहे हैं, चलाकर दिखाते हैं तो दिक्कत क्या है, कम से कम हमें बीच मझधार में छोड़कर भाग तो नहीं रहे हैं। और अनिल सच्चर ने ट्वीट किया है, नसीब से क्रूड 60% सस्ता हो गया, 20% पब्लिक को, बाकी नसीब वालों की जेब में। आज एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, योगेंद्र जी, प्रियंका जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा कि रोज सुबह डिसाइड करते हैं, इनकी सेटिंग है, वैसे इन दोनों लोगों की सेटिंग है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। योगेंद्र जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। यह आप और कांग्रेस के ऊपर था। जब तक कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी से सेटिंग है और बीजेपी को लगता है हमारी कांग्रेस से सेटिंग है, जब तक दोनों को ऐसा लगता है हम बहुत बढ़िया हैं। प्रधानमंत्री के बारे में इतना जरूर कह दूं, जब इस देश का प्रधानमंत्री नीति की बात को छोड़ के, नियत की बात को छोड़ के नसीब की बात शुरू कर दे, मतलब मामला गड़बड़ है और नसीब का फैसला 10 तारीख को हो जाएगा। तब हम देखेंगे किसका क्या प्रधानमंत्री का ये हाल है कि ये सोचने की बजाय कि सरकार या देश कैसे चलना है, वो ये टेंशन अपने आप को पहले सर्टिफिकेट देते हैं कि वो नसीब वाले हैं, और दूसरी तरफ रातों में उनकी नींद हराम है ये सोचकर कि कल उन पे क्या आरोप लगने वाले हैं। एक आपका रिएक्शन लास्ट, समिंग अप रिएक्शन। देखिए, जो इन दोनों पार्टियों की मिली भगत की बात कही वो तो पहले भी बोला जा चुका है और शीला दीक्षित जी भी बोल चुकी हैं।
और सांप्रदायिकता के इशू से लेके बटाला हाउस जैसे इशू के ऊपर आम आदमी पार्टी कांग्रेस तमाम विषयों पे साथ है। तो जो प्रधानमंत्री ने बहुत कहा बहुत है, शुक्रिया आप सभी उसमें को मैं कोई रोकना चाहूंगा अहम यहाँ बात पर। थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, और हमारे दर्शकों का खास तौर पर आभार, क्योंकि आप हमको जो इतने सारे बम्पर एसएमएस कर रहे हैं, आपका एक एक ओपिनियन मैटर करता है। काश मैं सारे ट्वीट पढ़ पाता, लेकिन यहां पर बता दूं कि नसीब वाले की बात हो रही है। देश का नसीब अच्छा हो, यही दुआ करते हैं। और वैसे नसीब की जो कुंजी है वो जनता के हाथ में है। 7 तारीख को फैसला हो जाएगा।